मीडियम के अंदर क्या हो। जो कूलम्स लॉ का जो टॉपिक जो अभी तक आपने जो रिजल्ट जो अब तक ड्राइव किया फोर्स इन वैक्यूम कि ये दो चार्ज आपके लिए Q1 Q2, इन दोनों चार्जेस को अभी तक आपने जिस मीडियम में प्लेस किया वो मीडियम बच्चों एक्चुअली में कौन कौन से थे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, वो जो मीडियम जो थे इन विच यू प्लेस दिस बोथ द चार्जेस, इन दोनों चार्जेस को जिस मीडियम में रखा वो था आपका एयर, वो था फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर इनके अलावा कोई भी मीडियम हो, चाहे वो आपकी ग्लास हो, चाहे आप इन दोनों चार्जेस के सिस्टम को ग्लास में डुबो, ग्लास में डिप करो, या इनको वाटर में डिप करो, चाहे मिका में, या इनके बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब लगाओ, नॉन कंडक्टिंग स्लैब लगाओ, मींस इनके अलावा अदर देन दिस एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम, इफ वी प्लेस दिस बोथ द चार्जेस इन एनी मीडियम, देन the force of interaction in between of them will be differ other than vacuum। जो वैक्यूम में जो फोर्स आई थी वाटर में आने के बाद यहाँ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। तो लेट्स सी तो टुडेस टॉपिक कूलम्स लॉ इन मीडियम। तो बच्चों हर मीडियम का अभी आप दिमाग में डालो, अभी से हर मीडियम का क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, दैट इज डिनोटेड बाय की, जिसकी एक वैल्यू होती है, वो मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ मीडियम्स आपके सामने लिखूंगा। तो ये जो रिजल्ट आया है ये आपका वैक्यूम में आया है, जब ये दोनों के दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे थे, जब इनके बीच में कोई एयर की कोई भी कंपोजिशन नहीं थी, बिल्कुल जो है खाली है, कोई एयर नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सपोज करो कि ये आपका पास यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ, ये आपके पास एक मीडियम है, यहाँ मीडियम है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हम लेके चलते हैं वो 1 लेके चलते हैं। इसके बाद में आप मीडियम जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में वाटर फिल कर सकते हो, जिसके लिए मैं रिजल्ट ड्राइव करूंगा। तो सपोज करो कि हमारे पास ये जो मीडियम है ये वाटर है, और इस वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों वो मैंने 80 मान लिया, ठीक है, वो है 80। इसके बाद में जो आपका मेटल है, मेटल कंडक्टिंग स्लैब है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है बच्चों वो इनफाइनाइट है। तो ये कुछ हमारे पास मीडियम है, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है कि अगर इनके बीच में एयर और वैक्यूम है तो डायरेक्टली कांस्टेंट 1 होगा, वाटर है तो 80 होगा, मेटल है तो इनफाइनाइट होगा। इसके अलावा भी होते हैं, ग्लास होता है, मीका होता है। तो जो मीका है वो भी मान के ग्लास टाइप की शीट, एक अलग सा फाइबर टाइप का मटेरियल है, ग्लास भी हम ले सकते हैं, 5 से 6 होती है वहाँ, ठीक है। तो बात करते हैं कूलम्स लॉ इन मीडियम। सपोज करो कि अभी हमने इन दोनों चार्जेस को वाटर में फिल कर दिया, जब इनके बीच में वैक्यूम था तो रिजल्ट आया था बच्चों क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। तो टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आया था वैक्यूम में, लेकिन अभी हमने इसके बीच में वाटर डाल दिया, तो वो होगी हमारी फोर्स इन मीडियम, वो होगी हमारी फोर्स इन मीडियम। तो हर मीडियम का क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K। तो हमने यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ एक और लगा दिया ER, ठीक है। इसको बताऊंगा एक्चुअली में क्या मतलब है। Q1 चार्जेस हो रही दोनों सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस, सेम चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, बट इन दिस केस प्लेस्ड इन अ मीडियम वाटर। ये थी आपकी फोर्स इन मीडियम, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब बात करें कि अगर मैं कहूं कि ये जो ER है ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस ER E को बोलते हैं परमिटिविटी और R फॉर रिलेटिव। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, राइट डाउन कर सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब हम किसी एक मीडियम की परमिटिविटी बता रहे
दूसरे के रिस्पेक्ट में, नाम से बात है रिलेटिव, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो चीज होगी वो रिलेटिव होगी, रिलेटिव परमिटिविटी। यहां हम परमिटिविटी बता रहे हैं इस वाटर की विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दैट इज नोन एज ER, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको हम डिफाइन करते हैं बच्चों, इसको हम डिफाइन करते हैं EM बाय ENO। इसको राइट डाउन कर सकते हो, एक नंबर पे डेफिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछता है, write down the definition of relative permittivity in terms of the ratio of permittivity in medium to the permittivity in vacuum। ठीक है, तो बच्चों जो ER है वो हमारी है relative permittivity and it is a ratio of permittivity in medium when you place this both the charges in water and when the same charge is separated by the same distance placed in vacuum। ये जो ऐसा डब्बू सा नजर आ रहा है ये वैक्यूम के लिए, ये एम्पुल मीडियम है और EM बाय ENO का रेशियो आपको रिलेटिव बताता है कि मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की कंपैरिजन में कितनी होगी, हाउ मच, दैट इज द नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अब इसको हम एक तरीके से और डिफाइन करते हैं, इस रिलेटिव परमिटिविटी को K भी बोलते हैं एंड दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन परमिटिविटी की टर्म में पूछ ले तो ये, और फोर्स की टर्म में पूछ ले, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को, तो आप अभी काम करो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो ले लो। देखो क्या है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो लो, क्या आएगा, इसको मैं रब कर देता हूं। कहीं भी दिक्कत हो विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके कि सर ये टॉपिक नहीं आया, इसको अलग से समझाएं। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा, उस टॉपिक को हर तरीके से समझाऊंगा। मेरा काम है कि आप उस टॉपिक को हर एंगल से, हर तरीके से वो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट फिट हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट बाय सेकंड करो बच्चों, क्या है, इन दोनों का रेशियो लो, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम जब करोगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले बनेगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 ले बनेगा, दोनों सेम चार्ज सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो बच्चों ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/1/ER और ये आ गया आपका ER। तो अभी हमने ER की एक डेफिनेशन अभी देखी परमिटिविटी के रेशियो में, क्या थी वो थी ER इज इक्वल टू EM बाय EO। अगर इन रेशियो की टर्म में पूछ ले, परमिटिविटी के रेशियो की टर्म में पूछ ले तो आप ये बताओगे, फोर्स की टर्म में पूछ ले तो आप ये बताओगे, क्या बताओगे, मिस्टर गांगया। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक फॉर्मूला तो रिलेटिव परमिटिविटी का ये आ गया, एक आ गया फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ER, और इसको हम बोलते हैं K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। राइट डाउन कर लीजिए। अगर मैं पूछूं हाउ विल यू डिफाइन दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म अकॉर्डिंग टू दिस एंड अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हो देन यू विल से it is a ratio of force between two charges Q1 and Q2 separated by distance R placed in a vacuum to the force between same two charges Q1 and Q2 separated by same distance R but when placed in the medium water is known as relative permittivity or directly constant. Now it is a ratio of permittivity in medium to the permittivity in vacuum is known as डायरेक्टली कांस्टेंट। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम मैं बात करूं, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ER इज इक्वल टू EM।
इसका मतलब जब इन दोनों चार्जेस को मैंने वाटर में रखा तो क्या है मेरे पास रिजल्ट, फोर्स इन मीडियम 1/4 क्या इसकी जगह मैं ये देख सकता हूं Pm सेम टू चार्जेस Q1 Q2 बाई बच्चों ये रिजल्ट है, ये राइट डाउन कर लीजिए। तो दिस इज द फोर्स इन मीडियम, Em इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, क्या मीडियम उसकी उस मीडियम की परमिटिविटी क्या, डायरेक्टरी कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो इस Er को मैं K भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए, हम अगले टॉपिक पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं वो टॉपिक क्या है, वो राइट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्या चीज मैं एग्जैक्टली आपको समझाने की कोशिश जो है वो कर रहा हूं। तो बच्चों देखो, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू T। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि मेरे पास ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इसके बीच में अभी जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, ये इस पे लगा रहा होगा, ये इस पे लगा रहा होगा, और ये जो दोनों फोर्स लगाएंगे, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट और मजे वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। कूलम्ब लॉ में जो फोर्स लगती है ना, जो हमारे कूलम्ब भाई साहब है, उन्होंने बोला है कि अगर ये पॉजिटिव है ना, अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये इसको फेंक रहा है इधर, ये इसको फेंक रहा है इधर, तो ये हमेशा उधर ही फेंकेगा जो इनके सेंटर्स होंगे। मतलब दिस फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सेंटर ऑफ द चार्ज बॉडी, सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्ज बॉडीज। इन दोनों बॉडीज के जो ये सेंटर हैं, इन दोनों बॉडीज के बच्चों जो सेंटर हैं, इन सेंटर के अलोंग ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को फेंक के मारेगी। आई बात समझ में? ये नहीं है फेंकने को, अगर इसको रिपल ही करना था, ये टू लाइक चार्जेस रिपल ही करना था, तो ये ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, ये इसको ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था। इसने इसको ऐसे फेंका, इसने इसको ऐसे फेंका, क्यों फेंका? क्योंकि कूलम्ब लॉ में जो फोर्स लगेगी ऑलवेज, राइट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट है इसके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट में लिख लीजिए आप। इट एक्ट्स अलोंग द सेंटर ऑफ चार्ज बॉडीज। ये जो चार्ज बॉडीज हैं, इनके सेंटर के अलोंग ये जो है फोर्स लगेगी। दूसरा, डिस्टेंस कम ज्यादा करने से इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी जो होगी वो क्या होगी? वेरी करेगी। तो इट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। ये जो फोर्स है हमारी, ये इनवर्स स्केयर लॉ को भी ओबे करती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कूलम्ब लॉ के, ठीक है। फिर इसके बाद में बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आपकी बोर्ड लेवल के, ठीक है। और आपको मैं ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। दो चार्जेस exert a force on each other along the center of these bodies. These both charges placed in vacuum. But what happen when you place this system of two charges in water? Their force of interaction will decrease when they are exactly exerting on each other in vacuum. तो सपोज करो मैंने मान लिया कि वैक्यूम के अंदर जो फोर्स लगा रहे थे बच्चों, ये आपकी 120 न्यूटन लगा रहे थे। कितनी लगा रहे थे? 120 न्यूटन। लेकिन अगर मैंने, ये क्वेश्चन है जस्ट इस बात को समझाने के लिए, क्या मतलब है कि डायरेक्टली कांस्टेंट के आ जाने से उन दोनों बॉडीज पर फोर्स जो लग रही थी, उनके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही थी, उसके मैग्नीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वैक्यूम से। तो अभी इसके बीच में मैंने वाटर रखा, ये मेरा वाटर है,
इसका डायरेक्टली कांस्टेंट यू कैन सी हियर 80, मतलब 80 टाइम्स 1/80 टाइम्स ऑफ फोर्स इन वैक्यूम डिक्रीज हो जाएगी हमारी वाटर में। तो मीडियम के अंदर फोर्स निकालनी हो तो बच्चों मीडियम के अंदर जो होगी वो होगी आपकी फोर्स इन वैक्यूम 1/8। इसका मतलब यहां से बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिली कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम में रखे चार्जेस के अंदर जो फोर्स लग रही है वो वैक्यूम से कम लगेगी, और कितने गुना कम लगेगी, जितना उस मीडियम का डायरेक्टली कांस्टेंट है उतने गुना हम उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ बच्चों मीडियम के अंदर जो फोर्स आएगी वैक्यूम के अंदर आपको पता 120, और इसका डायरेक्टली कांस्टेंट जी सी 0 से 0, तो जो कि 8 12 2 4 3 6, तो इसका मतलब 3/2 न्यूटन। तो कहाँ 120 न्यूटन वैक्यूम में और वाटर में कितना 3/2 न्यूटन। ऐसा लग रहा है कि वो फोर्स लगा ही नहीं रहे, बहुत कम। इसका मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट के आ जाने से फोर्स फिर डिक्रीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बच्चों जल्दी से ये राइट डाउन कर लीजिए, हमारा ये लास्ट टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोर्ड में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है बोर्ड में 2 या 3 नंबर में, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थर्ड 2 मैंने लिखा दिए हैं। अगर आप इन दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को क्या करोगे, डबल करोगे, डबल। अगर इस r को डबल करोगे क्या होगा, पहले q1 q2 r पे थे, फिर q1 q2 2r पे हो गए, तो अब जो फोर्स लगेगी डबल करने से वो कम लगेगी ज्यादा लगेगी। आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट था वो हमारा था F = K q1 q2/r। तो r को डबल करने से 2r करने से फोर्स का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जो फोर्स होगी वो डिक्रीज हो जाएगी बच्चों बाय। तो कई बार 1 या 2 नंबर में एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछ लेता, we have two charges q1 separated by distance r and we twice the distance r in between of them. Now calculate the force of interaction between them. Options होंगे 4 times decrease, 4 times increase, 2 times decrease, 2 times increase। तो ये ऑप्शंस होंगे। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर r डबल्ड तो फोर्स डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। अगर r इंक्रीज, अगर हम r को हम करते हैं डिक्रीज कर दें, इफ r इज डबल्ड, और r को अगर हम करते हैं हाफ, अगर हम r को हाफ कर दें तो जो अब की बार जो फोर्स होगी r/2 का स्क्वायर r² 4 टाइम्स अब की बार इंक्रीज होगी। तो आप राइट डाउन कर सकते हो बच्चों, डिस्टेंस कम करो ताकत बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा कर दो ताकत कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बड़ी अच्छी बात है। वाह वाह वाह। तो बच्चों ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ, आपका स्केलर फॉर्म में, एयर में, वैक्यूम में, जब किसी मीडियम में रखोगे तो क्या। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा, when we place two charged bodies at some distance apart, they interact with each other, they exert a force on each other. Due to this force they can attract or they can repel. It depends on their respective nature of charges, उनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है। अगर दोनों बॉडीज पर पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को फेंकेंगे, रिपल करेंगी। अगर दोनों पर एक जैसे अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इस q1 इस q2 को बोलेगी तू इधर जा, और ये इस q2 को, ये q2 इस q1 को बोलेगा तू इधर जा। तो ये जो q1 इस q2 पर जो फोर्स लगाएगा उसको हमने बोल दिया F21, और ये इस q2 जो इस q1 पर जो फोर्स लगाएगा इसको हमने बोल दिया F12। इसको रीड कैसे करेंगे F12 को, जो पहला है उस पर फोर्स लग रही है,
जो दूसरा उसकी वजह से लग रही है तो इसको हम रीड करेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो इसके अंदर आपने अभी रिजल्ट पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इसको हम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे पढ़ेंगे कि तो ये हमारा जो K है एक्चुअली में ये मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है ये मीडियम पे कि जिन दो चार्ज को आपने लिया है उनके बीच में क्या मीडियम है, एयर है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, ऑयल है, क्या है, वाटर है, क्या है। जब मीडियम चेंज होगा, एयर से जब वाटर में जब इनको रखोगे, क्या एयर में जब ये थे, वैक्यूम में जब ये थे, वैक्यूम में जब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे, क्या उतनी फोर्स ये लगाएंगे जब इनको आप वाटर के अंदर प्लेस करोगे? नहीं, वहां पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लिमिटेशन जो है आप लिख लीजिए, लिमिटेशन लिख लीजिए कूलम्ब्स लॉ की। पहली लिमिटेशन जो है कूलम्ब्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ की तरह कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है जहां मर्जी आए वहां लगा दिए उठा के। कूलम्ब्स लॉ कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही अप्लाई होता है, जैसे आपका ओम्स लॉ अप्लाई होता है। ओम्स लॉ की जो है वो आपका कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, नहीं कूलम्ब्स लॉ है, सिर्फ आपका जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल यूनिवर्स एवरीवेयर, बट कूलम्ब्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर। दैट्स व्हाई वी कांट से इट एज अ यूनिवर्सल लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ जो है बच्चों क्यों नहीं है यूनिवर्सल, क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अभी बताइए सिर्फ किस पर लगता है, पॉइंट चार्ज पे। अगर एक बड़े डायमेंशन की बॉडी होगी तो वहां ये फेल हो जाएगा, रिजल्ट्स जो हमें चाहिए वो नहीं आएंगे। तो कूलम्ब्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ। तो ये लिख लीजिए, पूरा कूलम्ब्स लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है विद लिमिटेशन स्केलर फॉर्म में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके कूलम्ब्स लॉ का बड़ा ही छोटा सा टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी ये जो रिजल्ट आपका स्केलर में है व्हाट विल बी इट्स वेक्टर फॉर्म, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है, इट ओनली एप्लीकेबल, अलग से लिख सकते हो, टू पॉइंट चार्जेस। ये केवल पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल, पॉइंट चार्जेस पर। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो क्यों, इट ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस बिकॉज if the charge bodies will be of definite shape, अगर वो चार्ज बॉडीज डेफिनेट शेप की होगी तो बच्चों उन चार्ज बॉडीज पर जो चार्ज की डेंसिटी होगी उनकी शेप की वजह से वेरी करेगी। तो देन चार्ज डेंसिटी विल वेरी, जो अच्छी बात नहीं है, रिजल्ट्स वेरी करें। देन चार्ज डेंसिटी विल वेरी ड्यू टू इट्स शेप, इसकी शेप की वजह से। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि जो दैट्स व्हाई कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। क्या होगा अगले लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अगले लेक्चर तक बने रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए।